हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन पॉइंट मोहली चौक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास के बारे में। इससे पहले मैंने समास का 2 वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो आइए कर्मधारय समास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर समासिक पद होगा और जब उसका हम विग्रह करेंगे, जब उसे हम अलग करेंगे तो उसका जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है तो आपको पता ही होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तथा आगे दिया हुआ कि दूसरा पद विशेष से होता है। विशेष क्या होता है कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं तो उसी को हम विशेष से कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ जैसे नीलकमल। अब नीलकमल का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं नीला है जो कमल। यानी कमल कैसा है तो वो नीला है। यहाँ नीला जो हो गया पहला पद है और कमल जो है दूसरा पद है। अब कमल की जो विशेषता बता रहे कि कमल कैसा है, नीला, तो नीला बन जाएगा आपका विशेषण। और विशेषता हम किसकी बताएं तो कमल की बताएं, तो कमल हो गया विशेष से। इस तरह जो आपका ये नीलकमल हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर उसी तरह महात्मा। तो महात्मा का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं महान है जो आत्मा। अब यहाँ पे महान पहला पद है और आत्मा दूसरा पद है। अब आत्मा की विशेषता बता रहे कि आत्मा कैसा है तो आत्मा महान है। तो महान जो है वो विशेषण है और आत्मा जो बन जाएगा आपका विशेष से हो जाएगा। और इस तरह महात्मा जो हो गया आपका कौन सा समास हो गया तो कर्मधारय समास हो गया। उसी प्रकार आगे जो है बीरबाला। अब बीरबाला का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं वीर है जो बाला। अब यहाँ पे जो वीर है पहला पद और बाला जो हो गया दूसरा पद। तो बाला कैसा है तो बाला वीर है। तो वीर हो गया इसका विशेषण और बाला हो गया विशेष से। अब जब ये दोनों मिलकर के एक पद बना यानी वीर बाला बना तो वीर बाला कर्मधारय समास। उसी प्रकार आगे दिया हुआ महापुरुष। अब महापुरुष का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखा हुआ है महान है जो पुरुष। यानी महान यहाँ पहला पद और पुरुष हो गया दूसरा पद। अब पुरुष कैसा है तो महान है। तो महान बन जाएगा विशेषण और पुरुष बन जाएगा विशेष से। और इस प्रकार जब ये दोनों पद मिलेंगे तो आपका बन जाएगा महापुरुष और महापुरुष हो जाएगा कर्मधारय समास। उसी प्रकार आगे भी दिया हुआ है। चलिए तो आगे समझते हैं। तो आगे जो दिया हुआ है काली घटा। अब काली घटा का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं काली है जो घटा। यानी अब काली हो गया पहला पद और घटा हो गया दूसरा पद। तो घटा क्या है तो वो काली है। घटा हम बादल को बोलते जब काला बादल छाता नहीं बोलते हम लोग काली घटा आज छाई हुई है, तो उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे अब काली घटा कौन सा समास हो गया तो कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से है। इसी प्रकार आगे सुंदर लता। तो सुंदर लता का जब समासिक विग्रह करेंगे तो सुंदर है जो लता। यहाँ सुंदर हो गया विशेषण और लता हो गया विशेष से। इस प्रकार सुंदर लता जो बन जाएगा कर्मधारय समास। फिर आगे है श्वेत वस्त्र। अब श्वेत वस्त्र का समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं श्वेत है जो वस्त्र। अब यहाँ पे श्वेत बन जाएगा पहला पद और वस्त्र बन जाएगा दूसरा पद। अब वस्त्र कैसा है तो श्वेत है। यानी श्वेत हो गया विशेषण और वस्त्र हो गया विशेष। इस प्रकार श्वेत वस्त्र बन जाएगा कर्मधारय समास। आगे दिया हुआ शीतल वायु।
अब शीतल वायु के जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं शीतल है जो वायु। यहाँ शीतल हो गया पहला पद और वायु हो गया दूसरा पद। अब यहाँ वायु की विशेषता बता रहा है, वायु कैसा है तो शीतल है, और शीतल हो जाएगा आपका विशेषण और वायु हो जाएगा विशेष। और जब ये दोनों पद मिलेंगे तो एक पद बन जाएगा शीतल वायु, और शीतल वायु कहलाएगा कर्मधारय समास। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ यहाँ पे कि जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद से कोई अन्य अर्थ लेता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कोई भी समासिक शब्द होगा या समासिक पद होगा, जब उसका हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसमें जितने भी पद होंगे कोई भी पद प्रधान नहीं होगा बल्कि समस्त पद से कोई तीसरा अर्थ बता देता है, कोई अन्य अर्थ ले लेता है, उसी को हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे यहाँ समझते हैं कि नीलकंठ। अब नीलकंठ यहाँ एक समासिक पद है, समासिक शब्द है। जब इसका हम विग्रह किए तो इसको हम लिख सकते हैं कि नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ देखिए नीलकंठ का जब हम समासिक विग्रह किए तो एक नया अर्थ बता रहा है, नीला है कंठ जिसका। अब बता सकते हैं कि नीला कंठ किन्हें कहा जाता है? हाँ, शिव को, भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पे तीसरा अर्थ बता दिया। नीलकंठ किसको बोलते हैं तो शिव को बोलते हैं। एक नया अर्थ ले लिया, नीलकंठ से एक नया अर्थ ले लिया भगवान शिव के बारे में। तो अब आपका जो यहाँ पे नीलकंठ है वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। इसी प्रकार आगे चतुरानन। जब चतुरानन का समासिक विग्रह करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं चार है आनन जिसका। आनन का मतलब होता है सिर, यानी चार सिर किनका है तो एक नया अर्थ ले लेगा ब्रह्मा भगवान। ब्रह्मा भगवान का चार सिर है, इस कारण चतुरानन जो हो गया बहुब्रीहि समास हो गया। उसी प्रकार आगे देखिए वज्रदेह। वज्रदेह का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? वज्र है देह जिसका। अब देह का मतलब शरीर। अब वज्र का शरीर यानी शरीर किनका मजबूत है, ताकतवर शरीर किनका है जिस पर कोई असर नहीं होता है, वो हनुमान है। यानी एक नया वज्रदेह से एक नया अर्थ ले लिया हनुमान। तो यहाँ वज्रदेह कहलाएगा आपका बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार दशानन। अब दशानंद का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 10 है आनंद जिसका। यानी 10 सिर किनका है तो 10 सिर एक रावण का है। एक नया अर्थ बता, दशानंद से एक नया अर्थ ले लिया रावण अर्थात रावण। तो दशानंद आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार आगे भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लंबोदर। अब लंबोदर का समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं लंबा है उदर जिसका। उदर का मतलब होता है पेट। अब लंबा पेट किनका है तो गणेश भगवान का है। एक नया अर्थ ले लिया लंबा है उदर जिसका से गणेश, यानी लंबोदर किन्हें बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं। तो लंबोदर आपको कौन सा समास कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। उसी प्रकार चक्रपाणि। अब चक्रपाणि का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं चक्र है पानी में जिसका। अब इस पानी का अर्थ होता है हाथ, और एक पानी का अर्थ होता है जल जो आप लोग पीते हैं, और इस पानी का अर्थ होता है हाथ। यानी किनके हाथ में चक्र है तो वो विष्णु, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है। चक्रधारी उन्हीं को कहा गया है। अब एक नया चक्र पानी से एक नया अर्थ ले लिया विष्णु, तो चक्र पानी कहलाएगा आपका बहुब्रीहि समास। बीना पानी। तो बीना पानी को हम लिख सकते हैं बीना है पानी में जिसका। यानी बीना पानी का भी मतलब समझा है हाथ होता है। यानी किनके हाथ में बीना है तो माँ सरस्वती। एक नया अर्थ ले लिया माँ सरस्वती का, तो बीना पानी आपका कहलाएगा बहुब्रीहि समास। तो आशा करते हैं कि आपको बहुब्रीहि समास समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। अब हम द्वंद्व समास के बारे में समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि जिस समासिक शब्द का सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कोई समासिक शब्द होगा, जब उसका विग्रह करेंगे तो उसमें जितने भी पद होंगे वो सब प्रधान होंगे, अर्थात यानी सभी पदों का कोई ना कोई अर्थ होगा, कोई ना कोई महत्व होगा, उसी को द्वंद्व समास हम कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोटा डोरी। अब लोटा डोरी का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो उसे हम लिखेंगे लोटा और डोरी। अब यहाँ लोटा पहला पद और डोरी यहाँ पे दूसरा पद, और ये यहाँ पे दोनों पद का कोई ना कोई अर्थ है, कोई ना कोई महत्व है। जैसे लोटा, लोटा से हम लोग जल पीते हैं, लोटा से और भी अन्य प्रकार के कार्य भी होते हैं। और यहाँ पे जैसे दूसरा पद डोरी दिया हुआ है, तो डोरी एक तरह की रस्सी होता है जो बांधने में कार्य आता है। तो हम कह सकते हैं कि लोटा डोरी दोनों का अर्थ होता है, इस वजह से लोटा डोरी कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। उसी प्रकार राजा रानी, राजा रानी का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे राजा और रानी। तो यहाँ पहला पद राजा और दूसरा पद रानी, और दोनों का एक अर्थ होता है। राजा क्या होता है आपको पता ही है, रानी कौन होती ये भी आपको मालूम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राजा रानी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पदों का अर्थ है। आगे उसी प्रकार राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे राधा और कृष्ण। पहला पद राधा और दूसरा पद कृष्ण। राधा का भी महत्व है, राधा कौन है ये भी आपको पता ही है, और कृष्ण कौन है ये भी आपको पता है। यानी दोनों पद का अर्थ होता है, दोनों पद का महत्व है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राधा कृष्ण द्वंद्व समास है। उसी प्रकार आगे सीताराम। अब सीताराम का जब समासिक विग्रह किए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीता और राम। सीता पहला पद और राम दूसरा पद। सीता का भी अर्थ होता है और राम का भी अर्थ होता है। सीता राम की पत्नी है और राम सीता के पति हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पदों का अर्थ होता है, इस वजह से सीताराम कौन सा समास? द्वंद्व समास। चलो कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं उसको हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे और कुछ उदाहरण दिए हुए, हाँ आगे उदाहरण दिया हुआ है माता पिता। तो माता पिता का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे माता और पिता। पहला पद माता और दूसरा पद पिता। माता का भी अर्थ होता है माता हमें जन्म देती हैं, और पिता पालन पोषण करते हैं, आय का स्रोत होते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों पदों का महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि माता पिता कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। उसी प्रकार आगे पाप पुण्य। अब पाप पुण्य का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं पाप और पुण्य। पहला पद पाप और दूसरा पद पुण्य। पाप का भी अर्थ होता है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो पाप के अंतर्गत आते हैं, और जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो पुण्य के अंतर्गत आते हैं, यानी दोनों का महत्व है, इस वजह से पाप पुण्य द्वंद्व समास कहलाएगा। फिर उसी तरह लाभ हानि। अब लाभ हानि को जब हम लोग समासिक विग्रह करेंगे तो लिख सकते हैं लाभ और हानि। तो लाभ का भी अर्थ होता है और हानि का भी अर्थ होता है। लाभ क्या होता है? बिजनेस में जब ज़्यादा इनकम आने लगता है तो हम लाभ कहते हैं, लाभ हो रहा है, और जब वही इनकम नहीं आता है, घाटा होने लगता है तो हानि होता है। यानी दोनों का अर्थ होता है लाभ और हानि का, इस वजह से लाभ और हानि कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। उसी प्रकार आगे अच्छा और बुरा। तो अच्छा बुरा का जब समासिक विग्रह करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं अच्छा और बुरा, और इसमें दोनों पदों का महत्व होता है, अच्छा और बुरा का भी। दोनों आपको पता है अच्छा और बुरा क्या होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अच्छा और बुरा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो इसका एक सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक है, जो उस ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। ट्रिक वो क्या है? तो ट्रिक ये है कि अगर कोई पद दिया हुआ है तो बीच में जब उसका समासिक विग्रह करिएगा, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आप पहचान पाइएगा कि बीच में एक छोटा सा डैश दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीता और राम, तो सीता राम के बीच में देख रहे हैं छोटा सा डैश आ रहा है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास कहलाएगा। उसी प्रकार प्रत्येक में देखिए राधा कृष्ण के बीच में भी डैश है, सीताराम के बीच में भी डैश है, माता पिता के बीच में भी डैश है,
पाप पुण्य के बीच में भी डैश है, लाभ और हानि के बीच में भी डैश है, अच्छा और बुरा के बीच में भी डैश है। तो बीच में जो छोटा सा जो डैश दिया हुआ, इससे भी आप पकड़ पाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास पकड़ने का एक सिंपल सा ट्रिक है, इससे भी आपको परीक्षा में द्वंद्व समास पकड़ा जाएगा आसानी से। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको द्वंद्व समास समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ दिग्गु समास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा हुआ कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। यानी कोई भी अगर समासिक शब्द होगा तो उसका जो पहला पद होगा वह संख्यावाचक होगा, यानी कोई ना कोई नंबर होगा, उसी को हम दिग्गु समास कहेंगे। जैसे दोपहर, अब दोपहर का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे दो पहरों का समाहार। और समाहार का मतलब समूह होता है। ठीक है, तो अब जब दोपहर का जब समासिक विग्रह किए तो इसमें जो पहला पद आया दो आया, और दो हम जानते हैं एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। ठीक है, इस वजह से दोपहर कौन सा समास? दिग्गु समास। इसी तरह आगे त्रिफला, अब त्रिफला का जब समासिक विग्रह करेंगे तो आएगा तीन फलों का समाहार, यानी तीन फलों का समूह। अब इसका पहला जो पद आ गया तीन आ गया, और तीन एक नंबर होता है, संख्या होता है, जिस वजह से त्रिफला कौन सा समास? दिग्गु समास। उसी प्रकार आगे चतुर्भुज, चतुर्भुज का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिख सकते हैं चार भुजाओं का समाहार, यानी चार भुजाओं का समूह। ठीक है, तो और इसका पहला पद चार, और चार एक नंबर होता है, चार एक संख्या होता है, जिस वजह से चतुर्भुज कौन सा समास कहलाएगा? दिग्गु समास कहलाएगा। उसी प्रकार आगे पंचमुख, अब पंचमुख का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं पांच मुखों का समाहार, यानी पांच मुखों का समूह। तो पहला पद आ गया पाँच, अब पाँच हम जानते हैं नंबर होता है, संख्या होता है, पंचमुख कौन सा समास? तो दिग्गु समास। उसी प्रकार आगे छमाही, छमाही का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं छह माहों का समाहार, छह माहों का समूह, छह महीनों का मतलब समूह। तो इसका पहला पद छह आ रहा है, यानी छः आ रहा है, और छः एक संख्या होता है, नंबर होता है, जिस वजह से छमाही कौन सा समास होगा? तो दिग्गु समास होगा। और भी कुछ इसके उदाहरण दिए हुए उसको भी समझते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, आगे दिया हुआ है सप्ताह। सप्ताह का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं सात दिनों का समाहार, सात दिनों का समूह। तो पहला पद जो आया सात आया, सात हम जानते हैं एक नंबर होता है, एक संख्या होता है, इसलिए सप्ताह कौन सा समास होगा? तो दिग्गु समास होगा। आगे अठन्नी, अठन्नी को हम जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं आठ अनों का समाहार या आठ अनों का समूह। आना क्या होता है? तो ये माप तौल करने की एक विधि है जो पुराने ज़माने में चलता था, एक आना, दो आना, चार आना, तो उसी प्रकार के आठ आना होता है। तो इसका पहला पद आठ आ गया, यानी एक संख्या है आठ, इस वजह से अठन्नी कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका दिग्गु समास होगा। उसी प्रकार आगे नवग्रह लिखा हुआ है, तो नवग्रह का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं नौ ग्रहों का समूह या नौ ग्रहों का समाहार। ठीक है, अब इसका पहला पद नौ यानी एक नंबर है, इस वजह से नवग्रह कौन सा समास चला जाएगा? दिग्गु समास चला जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि दिग्गु समास आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग समास का आखिरी भेद पढ़ने वाले हैं, अव्ययी भाव समास। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्ययी होता है, अव्ययी कहने का मतलब कि पहला पद उपसर्ग हो सकता है या कुछ और अन्य हो सकता है, और समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता हो, यानी समस्त पद एक क्रिया विशेषण होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यदि आपको क्रिया विशेषण नहीं समझ में आया हो, अव्ययी नहीं समझ में आया हो, तो अव्ययी भाव समास को समझने का एक दूसरा तरीका भी और बहुत ही आसान है, और वह है ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक के माध्यम से एकदम से बेस्ट होता है। यानी वो कैसे? तो जैसे कि अभी हम बता देते हैं कि अव्ययी भाव समास पकड़ने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि किसी भी समासिक शब्द के शुरू में प्रति लिखा हुआ रहेगा,
या यथा लिखा हुआ रहेगा, या बे लिखा रहेगा, या बा लिखा रहेगा, या आ लिखा रहेगा, या भर लिखा रहेगा, या कोई ऐसा शब्द जो दोहराया गया, 2 बार आ गया होगा, जैसे धीरे धीरे, गली गली, घड़ी घड़ी, रोज रोज, इस टाइप के एक ही शब्द 2 बार दोहराया गया हो तो वह अव्ययी भाव समास होते हैं। अब जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे में प्रतिदिन, और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी शब्द के शुरू में प्रति लिखा रहे, जैसे यहाँ प्रति लिखा हुआ, तो ये प्रतिदिन जो शब्द हो गया अव्ययी भाव समास हो गया। यहाँ भी देखिए प्रति लिखा हुआ है, प्रति वर्ष में प्रति लिखा हुआ, प्रति माह में प्रति, शुरू में प्रति लिखा हुआ है। फिर आपको ट्रिक में बताया था ये कि किसी भी शब्द के शुरू में यथा लिखा रहेगा, जैसे यथा संभव में शुरू में यथा लिखा हुआ है, यथाशक्ति में फिर से देखिए यथा आया हुआ है, या बेकाम शब्द में शुरू में बे आया है, ये बेफायदा में बे आया है, तो बेफायदा अव्ययी भाव समास, बेकाम अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, यथासंभव अव्ययी भाव समास, प्रतिमा अव्ययी भाव समास, प्रतिवर्ष अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बाखूबी। अब बाखूबी के शुरू में बा है, मैंने आपको कहा था कि जिस किसी भी शब्द के शुरुआती में बा आ जाए तो वह आपका अव्ययी भाव समास होता है। फिर उसी तरह आकर आ था, आजीवन में देखिए शुरू में आकर आ है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। उसी तरह और भी कुछ उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए आज जन्म लिखा हुआ, आज जन्म के शुरू में क्या है, आकर आ है, तो ये आज जन्म हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसी तरह भर पेट में इसका शुरू में देखिए भर लिखा हुआ है, तो ये भर पेट आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर मैंने आपको कहा था कोई शब्द 2 बार दोहराया गया है, जैसे गली गली देखिए 2 बार आया हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे 2 बार दोहराया गया, तो ये भी अव्ययी भाव समास है। घड़ी घड़ी 2 बार दोहराया गया, तो ये भी अव्ययी भाव समास है। उसी तरह रोज रोज 2 बार दोहरा गया है, तो इसी वजह से रोज रोज क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। सुबह सुबह, ठीक है, तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास हो, क्योंकि 2 बार दोहराया हुआ है। तो अव्ययी भाव समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही कि आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखेंगे कि किसी भी शुरुआती शब्द में प्रति आ जाए, ठीक है, या यथा आ जाए, ठीक है, या तो बा आ जाए, या तो फिर बे आ जाए, या तो फिर आकर आ जाए, या तो फिर भर आ जाए, या तो कोई शब्द 2 बार दोहराया गया हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गली गली 2 बार दोहरा ले, धीरे धीरे 2 बार, घड़ी घड़ी, रोज रोज, सुबह सुबह, यानी कोई शब्द दोहराया गया हो, ठीक है, दोबारा में 2 बार आया हुआ हो, दोहराया गया हो, दोहराया गया हो, ठीक है, तो वो कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि अव्ययी भाव समास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। परंतु मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, धन्यवाद।